स्टूडेंट्स यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। लिटरेचर क्लास की ये थर्ड टॉपिक है। इसमें आज हम लोग जानने वाले हैं 19th सेंचुरी के पोइट्री के कुछ की पॉइंट्स। 19th सेंचुरी में कौन से पोइट आए, उसके कौन कौन से पोएम्स आए, चलिए हम लोग जानते हैं। तो 19th सेंचुरी का जो बिगनिंग है उसमें सबसे पहले जो एज आता है वो रोमांटिक एज है। और रोमांटिक एज का शुरुआत जो होता है वो लिरिकल बैलेड के पब्लिकेशन से होता है। ये लिरिकल बैलेड का पब्लिकेशन ये लिरिकल बैलेड सबसे पहले बता दूं, ये एक बुक है जिसमें बहुत सारे कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं और इसी पब्लिश किया गया विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। विलियम वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेड्स है, इसमें कई सारे पोएम्स हैं और इसमें कई सारे पोएम्स हैं। इसके साथ साथ अब नेक्स्ट जो 2 साल के बाद ये इसमें दिखाया जा रहा है दैट इस लिरिकल बैलेड में प्रीफेस जोड़ा गया। वो प्रीफेस 1800 में जोड़ा गया और इस 1800 में जो प्रीफेस इसमें जोड़ा गया, ये प्रीफेस एक तरह का एसे है और इस एसे में वर्ड्सवर्थ पोइट्री के लैंग्वेज, पोइट्री के थीम, पोइट्री का जो मैसेज है उसके बारे में उन्होंने एसे लिखा है और इस प्रीफेस का ये मेन थीम है। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ का अगला बुक आता है द प्रिल्यूड। और द प्रिल्यूड ये एक तरह का ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है जिसमें वर्ड्सवर्थ ये खुद अपने जीवनी के बारे में लिखता है, खुद अपने जीवन के बारे में लिखता है। और ये प्रिल्यूड उन्होंने 1798 में शुरू किया लिखना और कंप्लीट किया आगे। और इसमें आपका 14 बुक्स हैं, 14 पार्ट अलग अलग है जिसमें वो अपने इंट्रोडक्शन देता है, फिर चाइल्डहुड के बारे में बताता है, यंग एज के बारे में बताता है, स्कूल डे के बारे में बताता है। इस तरह से वो अलग अलग 14 बुक्स में इस प्रिल्यूड को कंप्लीट किया है। वर्ड्सवर्थ को आगे कहा गया है एज नेचर पोइट। वर्ड्सवर्थ को नेचर पोइट इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट क्योंकि वर्ड्सवर्थ नेचर से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, उसी नेचर से काफ़ी ज़्यादा प्रेम रहता है और वो नेचर की वादियों में जब भी जाता है तो उसे एक अलग अजीब तरह का एक बहुत ही अच्छा महसूस होता है और वो नेचर को कहता है द गाइड। नेचर को वो गार्जियन भी मानता है, नेचर को एक अपना फ्रेंड भी मानता है, नेचर को कंपेनियन भी मानता है और सबसे बड़ी बात वो कहता है कि नेचर मेरा एक ब्रीथ है, मेरे लिए एक सांस है। मतलब नेचर में जब भी मैं रहता हूँ तो अपने आप को मैं जिंदा महसूस करता हूँ। नेक्स्ट आगे जो पॉइंट इसमें दिए गए हैं डोरोथी। डोरोथी विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर है। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर जो होती है वो उसके नेम क्या है, तो डोरोथी उसका नेम रहता है और काफ़ी ये क्लोज रहती है वर्ड्सवर्थ से, अपने भाई से। वर्ड्सवर्थ भी काफ़ी अपने सिस्टर से क्लोज रहता है और जब भी वो नेचर की खूबसूरती को तारीफ़ करता है तो वर्ड्सवर्थ डोरोथी के साथ होता है, डोरोथी ज़्यादातर वर्ड्सवर्थ के साथ होती है। इस तरह से ये डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए बहुत ही अपने जीवन में बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। नेक्स्ट पोएम है द सोलिटरी रीपर। वर्ड्सवर्थ का लिखा हुआ काफ़ी खूबसूरत पोएम। नेक्स्ट इसके अगले पोएम है द डैफोडिल्स और अगले पोएम है टिंटन अबे। ये काफ़ी खूबसूरत पोएम है स्टूडेंट। टिंटन अबे से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहली बात कि टिंटन अबे 1798 में पब्लिश हुई और इसके साथ साथ टिंटन अबे ये लिखा कब गया, टिंटन अबे क्यों लिखा गया, किस कंडीशन में लिखा गया। सबसे पहले आगे बता दूं कि टिंटन अबे जो पोएम है वो एक नेचर पोएम है और इसमें उन्होंने नेचर की वादियों को तारीफ़ किया है। वर्ड्सवर्थ टिंटन अबे में नेचर की वादियों को तारीफ़ किया है। पहली बार ये वे जो रिवर है ये इस रिवर के किनारे विजिट करता है वर्ड्सवर्थ और 5 साल के बाद फिर से दोबारा रिविजिट करता है उस नदी के किनारे और दोबारा जब रिविजिट करता है तो उस नेचर की खूबसूरती को देखता है वर्ड्सवर्थ और देखने के बाद कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मनमोहक है, उसी तरह से जिस तरह से 5 साल पहले था। तो ये कहता है कि नेचर डिड नेवर बिट्रे, कि नेचर कभी बेवफा नहीं होता, इंसान बदलता है समय के अनुसार बट नेचर हमेशा सेम रहता है, नेचर रिमेन सेम ऑलवेज। वो कहता है कि 5 साल भी के बाद भी मैं यहाँ आया तो वही खूबसूरती नेचर की वही खूबसूरती मैं देख रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स 19th सेंचुरी का नेक्स्ट पोइट है एस.टी. कॉलरिज। ध्यान रहे एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ ये दोनों फ्रेंड रहे हैं। जिस तरह से पी.बी. शैली और जॉन किट्स फ्रेंड रहे हैं उसी तरह से वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज यानी एस.टी. कॉलरिज दोनों फ्रेंड रहे हैं।
एस.टी. कॉलेज 1772 में पैदा हुआ, 1850 में इसकी डेथ हुई। नेक्स्ट है एस.टी. कॉलेज ने पोयम लिखा है द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर। द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर एक तरह का ये बैलेड है स्टूडेंट, ध्यान रहे ये बैलेड है। बैलेड कहा जाता है अगर किसी हीरो की हीरोइज्म के बारे में बात किया जाएगा, उसकी एडवेंचरस एक्ट को दिखाया जाए, पोयम में बहादुरी दिखाया जाए, उस पोयम को बैलेड हम कहते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव होता है, इम्पर्सनल होता है। नेक्स्ट ये लॉन्ग पोयम है स्टूडेंट, और ये लॉन्ग नैरेटिव पोयम है, नैरेट किया गया है इसमें, लॉन्ग नैरेटिव पोयम है। द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर बैलेड है, और ये बैलेड में किस रूप में है, लॉन्ग नैरेटिव पोयम है। एस.टी. कॉलेज का अगला लिखा हुआ पोयम है कुबला खान, जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव के तौर पे। कुबला खान का दूसरा नाम है, कुबला खान पोयम का दूसरा टाइटल है अ विजन इन अ ड्रीम, ये भी याद रखेंगे स्टूडेंट। कुबला खान जो पोयम है उसका दूसरा नेम है अ विजन इन अ ड्रीम। कुबला खान के बारे में बताया जा रहा है, कुबला खान 5th मंगोल रूलर रहे हैं। ये पोयम में नहीं, ये वास्तविक ज़िंदगी के बारे में बताया जा रहा है। कुबला खान 5th मंगोल रूलर रहे हैं जो 13th सेंचुरी में चाइना में रूल किया। कुबला खान, अब इस पोयम में जो बातें बताया जा रहा है किसके द्वारा, सैमुअल टेलर कॉलेज के द्वारा बताया जा रहा है दैट कुबला खान वो शांगडू, अब वहाँ हकीकत में भी ये है और शांगडू यहाँ भी लिया है। शांगडू कैपिटल ऑफ कुबलाज स्टेट, जो कैपिटल रहता है कुबला खान का, मंगोल रूलर का चाइना में शांगडू, उस जगह को यहाँ पोयम में भी, कुबला खान के पोयम में भी जिक्र किया गया है। सैमुअल टेलर कॉलेज ने जो कुबला खान लिखा है उसमें ये जगह को जिक्र किया गया है जो मंगोल रूलर कुबला खान का कैपिटल रहता है। अब आगे है, इस कुबला खान में 3 स्टांजाज हैं, 3 स्टांजाज में ये पोयम लिखे गए हैं। 3 वेरिएबल स्टांजा है और लाइन और लेंथ पोयम की सेम नहीं है। नेक्स्ट जो राइटर है 19th सेंचुरी के पोएट हैं उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट है पी.बी. शैली, पर्सी बैसी शैली। पी.बी. शैली का बर्थ है 1792 और डेथ है 1822। पी.बी. शैली के बारे में कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि कौन से इसमें से राइटर हैं 19th सेंचुरी के, या यूं ही पूछ दिया जाता है कि कौन से इसमें रोमांटिक। उसके बाद पी.बी. शैली का जो पोयम है एडोनिश, मरने के बाद नहीं पहले, पी.बी. शैली का जो पोयम है वो पोयम है एडोनिश। ये 1821 में लिखा गया स्टूडेंट। ये एक तरह का एलिजी है, एक एलिजी है, और ये किसकी डेथ के बाद लिखा गया, पी.बी. शैली ने ऑन द डेथ ऑफ किड्स, यानी पी.बी. शैली और किड्स बहुत ही गहरे दोस्त रहे हैं। किड्स की मृत्यु के बाद पी.बी. शैली ने एडोनिश नाम का एक पोयम लिखा, जिस पोयम में वो अपने दुख को रिकॉर्ड कर रहा है। किसके मर जाने के बाद, किड्स के मर जाने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए और उस अपने दुख को रिकॉर्ड किया अपने पोयम में, एडोनिस में, और ऐसे पोयम को एलिजी कहा जाता है। नेक्स्ट पोयम इसका लिखा हुआ है ओड टू द वेस्ट विंड। स्टूडेंट, ओड टू द वेस्ट विंड लिखा गया 1819 में और इसकी पब्लिकेशन हुई 1820 में। ध्यान रहे, ओड टू द वेस्ट विंड पी.बी. शैली ने फ्लोरेंस में लिखा, इटली में, जब वो वहाँ गया था और पश्चिमी हवा यानी उसकी ताकत को उन्होंने एक्सपीरियंस किया, तो उस एक्सपीरियंस करके उन्होंने लिखा इस ओड टू द वेस्ट विंड। और ये भी काफ़ी लंबे पोयम है। उन्होंने वेस्ट विंड के बारे में बताता है। ओड के बारे में कहा जाता है, ओड एक ऐसे पोयम होता है जिसमें किसी भी चीज़ को इंसानों की तरह डिग्निफाई किया जाए, पर्सनिफाई किया जाए, उसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में। जैसे इस ओड में इस ओड टू द वेस्ट विंड में वेस्ट विंड की वो तारीफ करता है और उसके बारे में उसके मेरिट और डिमेरिट बताता है कि ये कैसा है। और इसके बारे में, वेस्ट विंड के बारे में कुछ लाइन ले लिया जाता है कि वेस्ट विंड को उन्होंने कौन से लाइन से डेडिकेट किया है, कौन से टर्म से डेडिकेट किया है। तो उन्होंने वेस्ट विंड को पी.बी. शैली ने प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉय के नाम से उन्होंने ये एड्रेस किया है। ओड का सीधा मतलब होता है एक पोयम जिसमें किसी को एड्रेस किया जाता है डिग्निफाइड लैंग्वेज में और डिग्निफाइड तरीके। स्टूडेंट्स, 19th सेंचुरी के नेक्स्ट जो पोएट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पोएट है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स की पैदाइश हुई 1795 में और उसका डेथ होता है 1821 में। जॉन कीट्स के बारे में कहा जाता है वर्शिपर ऑफ ब्यूटी। ये ब्यूटी को काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है और उन्होंने जो पोयम लिखा है एंडीमियन,
उस पोयम में उन्होंने टाइटल ही, पोयम का लाइन ही शुरुआत करता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, यानी वो इंटरनल ब्यूटी की बात करता है, खूबसूरती की बात करता है, जो इंसानों का अच्छे काम दुनिया में छूट जाते हैं और इंसानों के उसके अच्छे काम से ही याद किए जाते हैं, जो कि कभी ख़त्म, वो मेमोरी कभी ख़त्म इंसानों के लिए नहीं होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जॉन किट्स का नेक्स्ट पोयम है लामिया, और ये लामिया पी.बी. शैली का जब डेथ होता है, नाव के डूबने से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके पॉकेट में वो ये लामिया कॉपी मिलता है, लामिया को कॉपी मिलता है। इसी की वजह से पी.बी. शैली को कई दिनों के बाद पानी से निकालने के बावजूद भी उसके चेहरे को पहचाना नहीं जा सकता था, लेकिन लामिया उसके जैकेट के पॉकेट से मिलता है, इस वजह से उसे पहचाना जाता है। तो लामिया ही उसके डूबने के बाद, पी.बी. शैली के डूबने के बाद जब उसे निकाला जाता है कुछ दिनों के बाद, तो लामिया उसके पॉकेट से निकलता है, यानी पहचाना जाता है कि ये जॉन किट्स का दोस्त है, यानी पी.बी. शैली है। तो याद रहे, लामिया काफ़ी इंपॉर्टेंट पोयम है जॉन किट्स के लिए। जो बुक किसके पॉकेट से मिलता है, पी.बी. शैली के पॉकेट से मिलता है उसके डेथ के बाद। नेक्स्ट है ओड टू अ नाइटिंगेल, काफ़ी खूबसूरत पोयम है। इसे जॉन किट्स ने अपने घर के जो बगीचा है, इन है, उस बगीचे में वो बैठकर, नाइटिंगेल एक पंछी होती है, उस पंछी की आवाज़ को वो सुनता है, एक्सपीरियंस करता है, और उस एक्सपीरियंस को वो अपने पोयम में लिखता है। याद रहे स्टूडेंट, ओड टू अ नाइटिंगेल एक पर्सनल पोयम है और इसमें 8 स्टांजाज है, इसमें 8 स्टांजा है, ये पर्सनल पोयम है। और इसे अपने घर में, जो हैम्पस्टेड में उसका घर रहता है लंदन में, उस अपने घर के बगीचे में बैठकर वो नाइटिंगेल की आवाज़ को सुनता है, और उस सुनने के बाद उस आवाज़ को वो नोट करता है, उसके बारे में वो लिखता है। नेक्स्ट पोयम है ओड टू ऑटम। ऑटम और ओड टू ऑटम पोयम उन्होंने लिखा। ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्थ, ओड टू शाइकी, ये सब उसके बहुत ही खास ओड रहे हैं, और जॉन किट्स ने इस तरह से कई सारे ओड्स लिखे हैं। नेक्स्ट है, अगला पोएट है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का पैदाइश होता है 1809 में, उसका डेथ होता है 1892 में। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का कुछ खास पोयम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, क्रॉसिंग द बार, और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे लॉन्ग जो वर्क है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का, वो है इन मेमोरियम। याद रहे स्टूडेंट, इन मेमोरियम ये कब लिखा गया? इसे लिखने का शुरुआत किया, ये बिगनिंग किया गया, इस इन मेमोरियम को बिगनिंग किया गया 1833 में, और उन्होंने कंप्लीटेड 1849 में, और उसी की पब्लिकेशन हुई 1850 में। इन मेमोरियम एक एलिजी है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इस पोयम को कब लिखता है? जब इसके दोस्त आर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु हो जाती है, और उसकी मृत्यु 22 के एज में होता है। इसके वजह से अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम के मृत्यु के बाद काफ़ी ज़्यादा टूट सा जाता है, क्योंकि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक सिस्टर भी इसके साथ इंगेज्ड होती है, जिसकी शादी इसके साथ होने वाली होती है, और इस वजह से अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन काफ़ी ज़्यादा टूट सा जाता है, और वो 1833 में जब इस आर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु होती है, उस समय से लिखना चालू करता है, और 1849 तक लिखता है, और 1850 में कंप्लीट करता है। ये एक एलेजी है। इस पोयम में 133 कैंटोज है स्टूडेंट। याद रहे, ये कई बार पूछे जाते हैं कि इन मेमोरियम में कितने कैंटोज हैं। कैंटोज कहा जाता है छोटे छोटे पार्ट को, छोटे छोटे हिस्से को, पोयम के छोटे छोटे हिस्से को। तो इस इन मेमोरियम में 133 कैंटोज है, और इस 133 कैंटोज में इंक्लूडिंग क्या इंक्लूड है? प्रोलॉग सबसे पहले वाला भाग, और एपिलॉग सबसे अंत वाला भाग। यानी प्रोलॉग और एपिलॉग को हटा दिया जाए तो इसमें 131 कैंटोज पोयम बच जाएंगे। तो कुल मिलाकर ऑल टुगेदर अगर पूरा देखा जाए तो इन मेमोरियम कंसिस्ट 133 कैंटोज। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पोएट है 19th सेंचुरी का जो काफ़ी खास है, वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग। 1812 में पैदा हुआ, 1889 में इसकी डेथ हो गई। पहला पोयम है द रिंग एंड द बुक। उसके बाद इसका पोयम है नेक्स्ट है पॉर्फेरियस लवर। माई लास्ट डचेस काफ़ी खूबसूरत पोयम है। माई लास्ट डचेस में रॉबर्ट ब्राउनिंग किसके बारे में बात करता है? वो अपनी लास्ट जो वाइफ होती है उसके बारे में बात करता है। सबसे पहले ये बता दूं स्टूडेंट, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है।
मोनोलॉग का मतलब होता है वो किसी और से बात नहीं करता है, खुद से इंसान अगर बात कर रहा होता है तो दैट विल बी कॉल्ड मोनोलॉग। इस पोयम में एक कैरेक्टर नरेटर होता है ड्यूक ऑफ फेरेरा। वो ड्यूक ऑफ फेरेरा नरेटर होता है और ये ड्यूक ऑफ फेरेरा कहाँ के बारे में लिया जाता है? अल्फोंसो II यानी इटली का है। पोयम में ड्यूक ऑफ फेरेरा का जिक्र है। जो ड्यूक ऑफ फेरेरा एक पेंटिंग बनवाता है और उस वो पेंटिंग होता है उसकी जो लास्ट डचेज होती है उसकी पेंटिंग होती है, और इस पेंटिंग को बनाया गया होता है फ्रा पेंडोल्फ के द्वारा। इस पेंटिंग, ये पोयम का जिक्र है स्टूडेंट। माई लास्ट डचेस में जो नरेटर होता है वो ड्यूक ऑफ फेरेरा होता है। ड्यूक ऑफ फेरेरा अपनी लास्ट डचेस होती है उसकी एक पेंटिंग बनवाया होता है वो, और वो पेंटिंग बनाया गया होता है फ्रा पेंडोल्फ के द्वारा। और ये एक फिक्टिशियस कैरेक्टर है स्टूडेंट, ये एक फिक्टिशियस कैरेक्टर है, ये फिक्टिशियस कैरेक्टर कह दें या तो पेंटर कह दें, फ्रा पेंडोल्फ। इस पोयम में ड्यूक ऑफ फेरेरा इस पेंटिंग को दिखाकर किसे एड्रेस करता है, किसे कहता है? एक एमएसी आता है, रिप्रेजेंटेटर आता है, रिप्रेजेंट करने वाला, और वो उसे भेजा गया हुआ होता है एक राजा के द्वारा। तो राजा की बेटी से ड्यूक की शादी होने वाली है। इसके लास्ट डचेस के मरने के बाद इस ड्यूक ऑफ फेरेरा की शादी होने वाली है। तो उस राजा, जो काउंट राजा होता है, उस राजा के एमएसी होता है, जो रिप्रेजेंट करने वाला रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो इससे मिलने आता है ड्यूक ऑफ फेरेरा से। और ड्यूक ऑफ फेरेरा उस पेंटिंग को दिखाकर, अपनी जो लास्ट डचेस होती है उसकी पेंटिंग को दिखाकर कहता है कि देखो मेरी लास्ट डचेस इस तरह से थी, उसकी ये बिहेवियर मुझे पसंद नहीं था, ये बिहेवियर मुझे पसंद नहीं था, और सुनो मैं जिससे शादी करूँगा उसकी जो नेचर होनी चाहिए मेरी लास्ट डचेस की तरह नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से रॉबर्ट ब्राउनिंग का लास्ट डचेस जो पोयम है काफ़ी खूबसूरत है। नेक्स्ट है स्टूडेंट एलिजाबेथ। नेक्स्ट पोएटेस है, ये फीमेल है, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। याद रहे स्टूडेंट, रॉबर्ट ब्राउनिंग की ये वाइफ है। क्वेश्चन में आ जाता है हु इज़ द वाइफ ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग? एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, याद रखेंगे। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की पैदाइश हुई 1806 में और 1861 में इसकी डेथ होती है। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग पोइट्री लिखना 12 की उम्र से ये शुरुआत कर देती है। यहाँ लिख दिया हूँ मैंने, बिगेन कंपोजिंग पोइट्री एट द एज ऑफ 12। 12 की उम्र से उन्होंने पोइट्री लिखना शुरू कर देती है। पहला पोयम है द बैटल ऑफ मैराथन 1820 में पब्लिश हुआ। नेक्स्ट है ट्विंस है, और कई सारे इसके वॉल्यूम है पोयम के। और जो खास है इसमें हाउ डू आई लव दी, ये एक सोनेट है और सोनेट नंबर 43 है स्टूडेंट। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की हाउ डू आई लव दी एक सोनेट है और सोनेट नंबर 43। सोनेट एक पोयम को कहा जाता है जिसमें 14 लाइन्स हो और प्रत्येक लाइन की लंबाई पेंटामीटर हो और उसका स्ट्रक्चर आइम्बिक हो, तो इसे हम लोग कहेंगे सोनेट। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। बने रहें मेरे चैनल के साथ इसी तरह से नए नए टॉपिक के लिए। थैंक यू।